सो लेट्स सी, मैं एक खोल लेता, ओपन कर लेता हूँ. यहाँ अच्छा चलो यहाँ पे नहीं करके लेट्स डू इट इन हियर. ठीक है. ओके सो दिस कीवर्ड. ठीक है. अब ये दिस कीवर्ड का क्या मतलब है जावास्क्रिप्ट में, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है. दिस कीवर्ड नॉर्मल इंग्लिश में दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है. राइट. दिस पेन या फिर दिस लैपटॉप और दिस स्क्रीन. राइट. तो पर्टिकुलर कोई चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए दिस बोला जाता है, या फिर किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए मेनली दिस बोला जाता है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज एक कीवर्ड है जो इंडिकेट करने के लिए लिया जा रहा है. ठीक है. टू इंडिकेट समथिंग. ठीक है. तो यहाँ पे दिस कीवर्ड इज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट. यूजुअली मैक्सिमम टाइम्स दिस कीवर्ड का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू, let's say equivalent to an object most of the times. ठीक है. तो this is an object. ठीक है. जो मतलब ये दिस कीवर्ड का क्या मतलब, कहाँ पे कॉल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके दिस का वैल्यू वैरी करता है. ठीक है. कि दिस कहाँ से कॉल कर रहा है, ये जो दिस कीवर्ड है ये कहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ. अगर मैं कहीं फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहा हूँ तो डिफरेंट होगा, एक क्लास के अंदर से कॉल कर रहा हूँ तो डिफरेंट होगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से कॉल कर रहा हूँ तो डिफरेंट होगा, ग्लोबल स्कोप के अंदर कॉल कर रहा हूँ तो डिफरेंट होगा. ठीक है. तो इट वैरीज डिफरेंटली. राइट. अगर स्ट्रिक्ट मोड यूज हो रहा है रिएक्ट में तब डिफरेंट होगा. ओके. तो इन ऑल दिस केसेस दिस का वैल्यू वैरीज. ठीक है. अच्छा ये नॉट इक्वल टू जैसा लग रहा है, जैसे दिस कीवर्ड इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. ओके. So let's see an example. Say person and where last name is equal to charge. ठीक है. let's say एक फंक्शन है. शो फुल नेम करके. ठीक है. ये क्या करता है, ये कंसोल लॉग करेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम. ठीक है. लेट्स से बीच में एक स्पेस ऐड कर देंगे एंड फिर दिस डॉट लास्ट नेम. ठीक है. तो ये फंक्शन का सिंपल काम है कि जो कंसोल लॉग करेगा, कंसोल लॉग में लिखा हुआ है दिस डॉट फर्स्ट नेम एक स्पेस और उसके बाद दिस डॉट लास्ट नेम. तो ये क्या प्रिंट आउट देगा इस केस में, दिस का वैल्यू इज, अच्छा सॉरी फंक्शन को तो कॉल कराया ही नहीं, फंक्शन को कॉल भी कराना होता है ना. सो शो फुल नेम. तो आउटपुट हमारा आ रहा है प्रसन्न आचार्य आया. ठीक है. तो इस केस में जो दिस का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है. तो ये आई गेस मैंने बताया था तुम लोग को, जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाता है ना. ये मैंने बताया था. ठीक है. विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर इफ यू चेक नाउ देयर इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ठीक है. इफ यू चेक सी फर्स्ट नेम राइट एंड देन देयर इज ऑल्सो लास्ट नेम भी कहीं पे होगा, ये लास्ट नेम. ठीक है. तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर वो हो गया. तो अभी इस केस में देन दिस का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द विंडो ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अगर मैं ये कंडीशन चेक करूं कि दिस का वैल्यू इज इक्वल टू विंडो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो यस इट इज, दिस का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू दिस विंडो ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये केस हो गया कि विंडो ग्लोबल स्कोप के अंदर अगर डायरेक्टली कॉल किया करा जा रहा है दिस को, तो क्या वैल्यू होगा. ठीक है. अभी लेट्स चेक फॉर एन ऑब्जेक्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से पर्सन बोल के, आई गेस यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ ये रहा. ठीक है. तो इस केस में दिस का वैल्यू क्या आएगा. इस केस में लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट के केस में अगर मैं बोलूँ कि पर्सन डॉट शो फुल नेम
तो इस केस में दिस डॉट फर्स्ट नेम आया, फर्स्ट नेम प्रिंट करा, फर्स्ट नेम का वैल्यू क्या है p, तो p प्रिंट हुआ है, राइट। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट के केस में एक फंक्शन लिखा गया, फंक्शन के अंदर दिस को एक्सेस किया गया, तो दिस का वैल्यू इस केस में क्या हो गया, दिस ये जो ऑब्जेक्ट है पर्सन वही हो गया दिस का वैल्यू। इस केस में विंडो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, इस केस में जो ये पर्सन बोल के जो ऑब्जेक्ट है यही दिस का वैल्यू है, ठीक है। तो यू सी हाउ इट्स वैरिंग, राइट। एक ग्लोबल स्कोप के अंदर डिफरेंट हुआ दिस का वैल्यू, देन एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट हुआ दिस का वैल्यू, राइट। सिमिलरली एक क्लास के अंदर दिस का वैल्यू वैरी करता है, राइट। और एक एग्जांपल हो गया, लेट्स से एक फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर, अच्छा फंक्शन के अंदर वाला केस भी देख ही लिया, ग्लोबल स्कोप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड अगर होगा तो फंक्शन के एक ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर तो मैंने दिस डॉट फर्स्ट नेम लिख के रखा है ना, तो फंक्शन के अंदर भी दिस का वैल्यू क्या होता है, दिस का वैल्यू फंक्शन के अंदर भी वो विंडो ऑब्जेक्ट ही होता है या फिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो भी बोलो, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो होता है वही होता है दिस का वैल्यू फॉर अ फंक्शन एज वेल एज द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। बट दिस इज इन द अनस्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। बाद में जब हम लोग स्ट्रिक्ट मोड करेंगे जावास्क्रिप्ट में, यू विल सी कि स्ट्रिक्ट मोड के अंदर दिस का वैल्यू एक फंक्शन के अंदर अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। तो ये हो गया, ओके। अभी नेक्स्ट थिंग इज कि अच्छा ये दिस का तो वैल्यू अभी समझ में आ रहा है कि कैसे करके वैरी कर रहा है, राइट, फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। और ग्लोबल स्कोप के अंदर कैसे काम कर रहा है, लोकल स्कोप के अंदर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट दिस का अभी आ जाता है ना कि ये जो दिस है, दिस का बहुत सारा यूसेज है, ठीक है। हम लोग चाहे तो दिस से बहुत सारा चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं, दिस के थ्रू बहुत सारा चीज़ अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आ गया, मतलब बाइंडिंग बोल के एक चीज़ होता है अभी, ठीक है। बाइंडिंग बोल के चीज़ होता है दिस के केस में। अब ये बाइंडिंग क्या है ना, बाइंडिंग इज कि मैं एक फंक्शन लेट्स से लिख के रखा हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि फंक्शन लिखा है रैंडम बोल के, और ये क्या करेगा, ये करेगा दिस डॉट ए रिटर्न या फिर प्रिंट, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ए को प्रिंट करेगा, ठीक है, ओके। और मैं बोलता हूँ कि एक वैर ऑब्जेक्ट 1 लिख के रखा हूँ, ठीक है। इसके अंदर A5 है एंड F1 बोल के एक फंक्शन है, उसके अंदर रैंडम डाल दिया है, ये जो रैंडम है वो डाल दिया, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट F1 कॉल कराता हूँ तो मेरा आउटपुट 5 आएगा, क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन को कॉल कराया जा रहा है, राइट, रैंडम वाले फंक्शन को, तो दिस का वैल्यू उसको क्या मिल रहा है, 5, राइट, क्योंकि दिस का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑब्जेक्ट ना, जब ये रैंडम को कॉल कराया जाएगा, F1 को जब कॉल कराया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं बाइंडिंग, ठीक है। बट ये वाला जो वे ऑफ बाइंडिंग है ना, इसको इम्प्लिसिट बाइंडिंग बोलते हैं। इम्प्लिसिट बाइंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब ये जो रैंडम फंक्शन को, अच्छा एक जावास्क्रिप्ट में या फिर नॉर्मली उसमें एक चीज़ होता है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, राइट, कि मैं जो वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ बाई वैल्यू है और बाई रेफरेंस है। मैं इसलिए सिंपल एग्जांपल तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि लेट्स से मैं अगर वैर ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ एंड वैर बी इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ एंड वैर सी इज इक्वल टू बी लिखता हूँ, लेट्स से, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो फाइन 10 है, बी का वैल्यू 20 है, सी का वैल्यू भी 20 है, क्योंकि सी इज इक्वल टू बी लिखा था मैंने। अभी अगर मैं सी का वैल्यू इज इक्वल टू 30 कर देता हूँ तो सी का वैल्यू तो 30 होगा, बट इस केस में अच्छा बी का वैल्यू भी अपडेट, अच्छा इस केस में सॉरी, अगर मैं बी का वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, अच्छा लेट्स से फिर से वो वाला एग्जांपल एक बार करने दो, ये वाला केस लिखता हूँ, राइट, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं बी का वैल्यू 30 कर देता हूँ, राइट, तो सी का वैल्यू भी मॉडिफाई हो जाना चाहिए, इस केस में क्यों नहीं हो रहा,
का वैल्यू 20 दिखा रहा है। वैल्यूज़ के साथ नहीं करके ऑब्जेक्ट के साथ करता हूँ। ये भी ABC है, बी भी ABC है। पता नहीं क्यों चेंज हो रहा हूँ, बट वही होता है। मतलब यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि वाई इट्स नॉट वर्किंग, बट यूजुअली ठीक है बाई रेफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो तो बेसिकली ये वाला जो एग्जांपल है, लेट मी गो बैक टू दिस एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे जो ये F1 है, राइट, F1 में बेसिकली ये रैंडम जो फंक्शन है ना, इसका रेफरेंस है, ठीक है। तो जब भी F1 को कॉल कराएंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये रैंडम फंक्शन ही कॉल होगा, राइट। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग। अभी अगर मैं चाहूँ कि यही सेम चीज़ हो, राइट, बट अलग, मतलब जो एक्सप्लिसिटली हो, राइट, अलग से मैं एक फंक्शन को कॉल कराना चाहूँ विथ अनदर ऑब्जेक्ट, लेट्स से मैं यही वाले फंक्शन को, ठीक है, कॉल कराना चाहूँ विथ अनदर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो उस केस में एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, लेट्स चेक फॉर एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। ओके सर दोबारा सर बताएंगे। राइट, आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस का कंसेप्ट, राइट, एंड एक्सप्लिसिट बाइंडिंग एंड इम्प्लिसिट बाइंडिंग के बारे में बता रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ एक्सप्लिसिट बाइंडिंग के बारे में एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है, कि दिस का वैल्यू हाउ इट डिफर्स इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। तो फर्स्ट थिंग इज कॉल, अच्छा वेट, मैं इसको ना थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कॉल, ठीक है, कॉल बोल के एक फंक्शन है दैट वो हेल्प्स इन एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से वैर पर्सन, उसमें मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ लेट्स से ए, लास्ट नेम दे देता हूँ मैं लेट्स से सी, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि शो फुल नेम बोल के एक फंक्शन होगा इसके अंदर, फंक्शन, एंड उसके अंदर सिंपली console डॉट लॉग दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो अभी लेट्स से ये एक पर्सन है, ठीक है, मैं और एक वैर पर्सन 2 लिखता हूँ, ठीक है। पर्सन 2 के भी अंदर वो एफ नेम होगा, एफ नेम लेट्स से है बी, एंड एल नेम है डी, ठीक है। अभी सिर्फ ये जो शो फुल नेम वाला फंक्शन है वो सिर्फ पर्सन के अंदर है, ठीक है, पर्सन 2 के अंदर नहीं, बट मैं चाहता हूँ ये जो फंक्शन हो ना, ये फंक्शन कॉल हो विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन 2, ठीक है। तो उस केस में मैं कैसे करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन के अंदर है तो पर्सन डॉट शो फुल नेम, ठीक है, डॉट हर एक फंक्शन का अभी एक प्रॉपर्टी होता है कॉल्ड कॉल बोल के एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो कॉल के अंदर अभी जस्ट मेरे को ये जो पर्सन 2 है इसको भेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ इफ आई रन दिस यू विल सी कि आउटपुट मेरा BD आया है, ठीक है। तो BD मतलब पर्सन 2 के रेस्पेक्ट में फंक्शन कॉल हुआ है, कंसोल लॉग हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन 2, राइट। तो दिस का वैल्यू हो गया इस केस में पर्सन 2, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस ऑफ एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। अगर ये कॉल नहीं कराते तो डायरेक्टली पर्सन वाला ही रह जाता दिस का वैल्यू, राइट, तो AC प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक। सो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग का ये एक वे हो गया कॉल। सिमिलरली कॉल की तरह ही और एक है, कॉल की तरह ही और एक है कॉल्ड अप्लाई। अप्लाई में सेम है, जस्ट अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और ये भी सेम ही आउटपुट देगा, बट कॉल एंड अप्लाई में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि किस तरीके से पैरामीटर्स पास कराता है। पैरामीटर्स इन द सेंस लेट्स से इस फंक्शन का एक पैरामीटर होता, लेट्स से मैं बोलता हूँ ABC बोल के 3 पैरामीटर है, ये भी कंसोल लॉग कराना है,
ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो अभी जब भी इस कॉल वे में मेरे को ये पैरामीटर्स भी तो पास कराना होगा ना फंक्शन में, तो हाउ टू डू दैट, आई विल डू दैट। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 and 3, ठीक है, 1 2 and 3, ठीक है। तो अगर मेरे को ये पैरामीटर्स, ये फंक्शन को कॉल कराते वक्त पैरामीटर्स भेजना है, तो आई विल जस्ट, पहले वाला तो ऑब्जेक्ट ही होगा पहला, मतलब जब कॉल, ये तो कॉल के थ्रू कॉल हो रहा है ना, ये कॉल वाले मेथड के थ्रू कॉल हो रहा है, तो कॉल का फर्स्ट पैरामीटर इज हैज टू बी दिस ऑब्जेक्ट और हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी जो आर्गुमेंट्स है उसके बाद वो इज द पैरामीटर फॉर द फंक्शन, ठीक है। तो अभी अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो यू विल सी कि बी डी 1 2 3 प्रिंट हुआ, राइट, जो पैरामीटर्स भेजा है। एंड द ओनली डिफरेंस इन अप्लाई इज, लेट्स से मैं फिर से ए बी सी करता हूँ एंड आई से ए कॉमा बी कॉमा सी। ओनली डिफरेंस इज कि अप्लाई में मेरे को यही पैरामीटर्स एरे फॉर्मेट में भेजना पड़ता है, कॉमा देके एक एरे फॉर्मेट में ये पैरामीटर्स भेजना पड़ता है, ये पैरामीटर्स को, ठीक है। तो यू विल सी की सेम आउटपुट। तो कॉल एंड अप्लाई इज लिटरली सेम, बट ओनली डिफरेंस की पैरामीटर्स किस तरीके से जा रहा है, ओके। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, एंड फाइनल वे, ठीक है, जो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज बाइंड यूज करके, ठीक है। बाइंड बोल के एक मेथड है, बाइंड यूज करके वी विल हैंडल दिस। अभी कॉल एंड अप्लाई इज नॉट परमानेंट, ठीक है, दिस इज लाइक वन टाइम। मैं सिर्फ वन टाइम चाहता हूँ कि ये शो फुल नेम वाला फंक्शन कॉल हो थ्रू person2, दैट इज अ वन टाइम थिंग, राइट। अगर इफ आई वांट समथिंग मोर परमानेंट, कि परमानेंटली ऐसा एक फंक्शन हो जाए जिसका दिस का वैल्यू सब समय परमानेंटली बाउंड हो जाए कोई ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, उसका दिस का वैल्यू कभी चेंज ही ना हो, इफ आई वांट समथिंग लाइक दैट, तो देयर इज अ वे, बाइंड बोल के एक मेथड है, इट्स डिफरेंट, ठीक है, बाइंड का आउटपुट इज डिफरेंट। लेट्स से अभी सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि कौन सा वाला फंक्शन लिखा था मैंने, शो फुल नेम वाला लिखा था ना। तो लेट मी से कि मैं चाहता हूँ कि ये बाइंड वाले का ना डिफरेंट है, बाइंड वाला भी एक फंक्शन का मेथड है, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि दैट न्यू फंक इज इक्वल टू, वो जो क्या लिखा था हम लोगों ने, शो फुल नेम बोल के फंक्शन लिखा था ना, डॉट बाइंड, और मैं बोलता हूँ इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कराता हूँ। ऑब्जेक्ट में ना डायरेक्टली मैं person2 लिख देता हूँ, लेट्स से person2 नहीं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट जिसका फर्स्ट नेम हो जाएगा ABCD एंड लास्ट नेम हो जाएगा QWERTY, ठीक है। तो अभी ये जो न्यू फंक्शन है ना, ये न्यू फंक्शन को अगर मैं कॉल कराऊंगा, ठीक है, तो इस न्यू फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू है दिस का, इट्स परमानेंटली बाउंड टू दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने पास कराया है, राइट, इट्स सिमिलर, मतलब यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया इस ऑब्जेक्ट को, डायरेक्टली पास करा दिया है। अगर मैं यहाँ पे person2 के जगह डायरेक्टली ये वाले ऑब्जेक्ट को पास करा देता, इट वुड हैव बीन सेम, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली बाइंड क्या करता है, बाइंड एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, एंड उस फंक्शन के थ्रू हमारे सारे चीज़ें हैंडल होते हैं, ठीक है। मतलब वो फंक्शन का क्या बोलते हैं, वो फंक्शन का दिस का वैल्यू इज परमानेंटली बाउंड टू दिस ऑब्जेक्ट। तो अभी दिस का वैल्यू इसका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि न्यू फंक डॉट बाइंड करे कोई दूसरे नए ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि दैट वोंट वर्क। सिंपली मैं अगर चाहूँ कि फर्स्ट नेम फिर से, मतलब ये न्यू फंक्शन को बाइंड करके दूसरा कुछ दे दूँ, राइट, ए बी कर दूँ एंड सिर्फ लास्ट नेम को लेट्स से सोशाना कर दूँ, ठीक है, तो दिस वोंट वर्क, ठीक है। तो यही जस्ट, सो ये हो गए 3 वेज।
कॉल एंड अप्लाई एंड बाइंड, जिसको ये तीन हो गए एक्सप्लिसिट बाइंडिंग के लिए वेज फॉर दिस। ठीक है, दिस को अगर मेरे को एक्सप्लिसिटली बाइंड करना होगा तो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, तो